गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4, हाउ द ट्रेडर्स बिकेम रूलर्स। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अंग्रेज़ किस प्रकार से भारत में आया और वेलेस्ली ने अपनी पॉलिसी के द्वारा किस प्रकार से बहुत सारी भारतीय स्टेट्स को अपने कब्ज़े में लिया और ब्रिटिश को एक सुप्रीम पावर बनाकर छोड़ा भारत के अंदर। तो हम आगे शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं किस प्रकार से वेलेस्ली जो थे उनके द्वारा लड़ी गई एक लड़ाई का एक दृश्य यहाँ पर चित्र के रूप में बताया गया है। तो यहाँ जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये लॉर्ड वेलेस्ली की है, जो कि भारत के गवर्नर बनकर भारत में आए थे और अंग्रेज़ों के रूल को इन्होंने एक्सपेंड किया था। अगला टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब अंग्रेज़ों का रूल और कैसे बढ़ा। आफ्टर फाइनलाइजिंग द सब्सिडी अलायंस ट्रीटीज विद मैसूर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा चिफ्टेंस, द ब्रिटिश मूव टूवर्ड्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब अंग्रेज़ों ने यानी कि वेलेस्ली जो थे उन्होंने जब सब्सिडी अलायंस सिस्टम जो था वो मैसूर पे थोप दिया, हमने देखा टीपू सुल्तान की मौत के बाद। फिर निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठास, इन सब लोगों को अपने कब्ज़े में लेने के बाद फिर अंग्रेज़ किस तरफ गए, उत्तर भारत की तरफ, यानी कि ये पार्ट जो आप देख रहे हैं इस तरफ भागे। इस तरफ क्या हुआ वो देखते हैं हम लोग। दे एंटर्ड इनटू ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद नेपाल। उन्होंने नेपाल के साथ एक ट्रीटी का मतलब होता है संधि, हिंदी में संधि का मतलब होता है एक रिटर्न एग्रीमेंट करना, यानी कि लिखकर कोई चीज़ का करार कर लेना कि भाई हम तुम पे हमला नहीं करेंगे, तुम हम पे हमला मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमारी मदद करो। तो इस तरह से ट्रीटीज उन्होंने की। सेंसिंग ए थ्रेट फ्रॉम इट, क्योंकि नेपाल से उनको खतरा लग रहा था, इस कारण से उन्होंने क्या था एक ट्रीटी की। दे फॉट मैनी बैटल्स टू सिक्योर द फ्रंटियर्स, और इस प्रकार उन्होंने बहुत सारी दूसरी लड़ाइयाँ भी लड़ी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। Friendly relations with the Sikh king Maharaja Ranjit Singh helped them to win the battle with the Afghans and establish their rule in Sindh। आपको बताया जाए कि जब तक महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के जो जिंदा थे, सिख जो किंग थे, जब तक वो जिंदा थे तो अंग्रेज़ों ने पंजाब की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखा। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, अंग्रेज़ों ने धड़ल्ले से पंजाब को भी अपने कब्ज़े में ले लिया। तो जब वो राजा रूल कर रहे थे, महाराजा रणजीत सिंह जो कि सिख राजा थे, अंग्रेज़ों ने इनकी मदद लेकर इनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखे, यानी कि इनके साथ दोस्तीपूर्ण रिलेशन रखकर इन्होंने अफ़गानिस्तान पे, यानी अफ़गान जो कि रूल कर रहे थे उस समय, सिंध प्रांत के ऊपर जो भी पाकिस्तान में है, इस पर कब्जा किया। यानी कि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों की जॉइंट आर्मी ने मिलकर अफ़गान पे हमला किया और सिंध प्रांत को अपने कब्ज़े में ले लिया। The British had an ambition to secure the Sikh kingdom, which was very powerful kingdom, but they could not do so as long as Maharaja Ranjit Singh was alive। अंग्रेज़ लोग इतने ज़्यादा ख़राब नीयत के लोग थे कि जिस व्यक्ति ने उनकी मदद की उनको भी वो छोड़ना नहीं चाहते थे। इस कारण से अंग्रेज़ों का एक ये उद्देश्य था, एक मोटिव था कि वो सिख किंगडम को भी, सिख साम्राज्य को भी अपने कब्ज़े में ले लें। लेकिन वो इतना पावरफुल किंगडम था उस समय, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि महाराजा रणजीत सिंह के जीते जी उसके ऊपर कब्ज़ा करना अंग्रेज़ों के लिए एक सपने से कम नहीं था, यानी कि पॉसिबल ही नहीं था उनके लिए जब तक रणजीत सिंह वॉज अलाइव। महाराजा रणजीत सिंह जब तक जिंदा थे ऐसा करने में वो असमर्थ थे। इस कारण से अब ये डर के मारे उन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस कायम किए थे महाराजा रणजीत सिंह के साथ। उनका कोई मन से कुछ नहीं था लगाव उनके साथ, यानी कि उनकी दोस्ती क्या थी, सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि वो महाराजा रणजीत सिंह से डरते थे। वो उस राज्य पे कब्जा नहीं कर पाते थे। उनको पता था कि अगर हमने इनके साथ पंगा लिया तो हो सकता है हमें अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से रवाना होना पड़े। इस कारण से उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अपने फ्रेंडली रिलेशंस कायम किए। महाराजा रणजीत सिंह वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर एट दैट टाइम। उस समय के वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ताकतवर रूलर थे। एंड ही हैड सेट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन ऑफिसर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज स्टेट। और महाराजा रणजीत सिंह ने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी खड़ी की यूरोपियन ऑफिसर्स की मदद से अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए। ही हैड अटेन्ड विक्टरीज ओवर मैनी नियर बाय स्टेट्स। और महाराजा रणजीत सिंह ने आजू बाजू की बहुत सारी स्टेट्स थी उनके ऊपर विक्ट्री यानी कि विजय पाई थी। लेकिन उनकी मौत के बाद, आफ्टर हिज डेथ, उनकी मौत के बाद पंजाब जो था उसमें जो रूल था एनार्की का मतलब था अराजकता मतलब कि जो कानून व्यवस्था राज्य था वो चलाने वाला कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं मिला, जिस कारण से वो सब कोलैप्स हो गया, सब बिखर गया। फिर गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंज केम टू इंडिया। उस समय भारत में कौन आया, एक नया गवर्नर जनरल आया जिनका नाम था हेनरी हार्डिंज। वो भारत में आए एंड ब्रॉट द सिख रूल कम्प्लीटली अंडर द ब्रिटिश रूल विद पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस एंड एनेक्सेशन। उन्होंने आकर सिख रूल को कम्प्लीटली ब्रिटिश रूल के अंडर में ले लिया
पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस और एनेक्सेशन के द्वारा, यानी कि सिख साम्राज्य के अंदर टांग अड़ाकर इंटरफेयर करके और उनको एनेक्स करके, यानी कि उनको हड़प कर उन्होंने पूरे तरीके से ब्रिटिश रूल के अंडर में ले लिया। तो हमने देखा किस प्रकार अंग्रेज़ कितने शातिर थे, लेकिन भले वो कितने भी शातिर हों, भारतीय लोग आज जब भी इंग्लैंड की धरती पे पांव रखते हैं तो हमारा सर आज भी बहुत ऊंचा रहता है, क्योंकि हमने अंग्रेज़ों को यहाँ से मार मार कर भगाया है। भले उन्होंने हम पे 100 साल 200 साल रूल किया है, लेकिन उसके बाद भी हमने अपनी हर एक बेइज्जती का बदला अंग्रेज़ों से वहाँ घर में घुस कर लिया है। इससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे क्रांतिकारियों के किस्से ऐसे बहुत सारे फेमस हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आगे अब हमारा टॉपिक है डलहौजीज़ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। अब ये एक नए महारथी भारत में आते हैं जिनका नाम है डलहौजी, और इन्होंने किस प्रकार से एनेक्सेशन की पॉलिसी अपनाई। अभी आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये डलहौजी की पिक्चर है। द एम ऑफ वेल्लेस्लीज़ पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन वाज टू एनस्लेव द नेटिव किंगडम्स विदाउट यूजिंग मच ऑफ द ब्रिटिश रिसोर्सेज। अब हमने देखा था कि वेलेस्ली की जो पॉलिसी थी ना, कौन सी पॉलिसी थी, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। उसके मुताबिक क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे एक क्रांतिकारी ने, जिन्होंने ब्रिटेन में जाकर जनरल डायर को गोलियों से भून दिया था, और ये बदला लिया गया था जलियांवाले बाग हत्याकांड का, क्या आप उस व्यक्ति का नाम बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि वो व्यक्ति कौन था जिसने कसम खाई थी कि मैं जनरल डायर, जो कि जलियांवाला बाग में से करके गुनहगार थे, मैं उनको मार कर ही सांस लूँगा। तो उन्होंने अपना जो ये वचन था ये पूरा किया था। वो इंग्लैंड गए और वहाँ जाकर उन्होंने जनरल डायर को गोलियों से भून दिया, और ये बदला था हमारा जलियांवाले बाग का, वो हिसाब बराबर किया था। अगर आपको उस व्यक्ति का नाम पता है, उस क्रांतिकारी का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी तो वेलेस्ली की पॉलिसी जो थी उसके मुताबिक ब्रिटिश रिसोर्स, यानी कुछ भी उनको करना नहीं पड़ा, बैठे बैठे बहुत सारी स्टेट्स उनके कब्जे में आ गई। द स्टेट्स दैट एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस कंसिडर्ड द ब्रिटिश एज देयर फ्रेंड। अब जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था उनको लगता था कि ब्रिटिशर लोग क्या हैं, उनके फ्रेंड्स हैं। अब उनको लगा फ्रेंड है। अभी आप अपने फ्रेंड के साथ कैसे बिहेव करोगे? भी आपका फ्रेंड आपके घर पे आया तो आप क्या सोचोगे कि ये कुछ चुरा के ले जाएगा यहाँ से, या ये मेरे घर पे कब्जा कर लेगा, ऐसा सोचोगे कभी? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब उनको हमारे जो रूलर्स थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को लिया था, वो लोग सोचने लगे कि अंग्रेज़ तो हमारे दोस्त हैं, तो इनसे तो हमें कोई ख़तरा है ही नहीं। इस कारण से वो इररिस्पॉन्सिबल हो गए। इररिस्पॉन्सिबल मतलब वो अपने राज्य के प्रति बहुत ज़्यादा ढीले हो गए। ठीक है, ये तो हमारे दोस्त हैं, ये हमें क्या नुकसान पहुंचाएंगे। और इसी दौरान उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी कि उनकी जो देख रेख थी, उनके राज्य को चलाने का जो तरीका था, वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट होने लगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा। यानी कि वो राज्य की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। वो सोचते थे कि अंग्रेज़ है ना, वो कर लेंगे, वो भी तो हमारे दोस्त ही हैं। लेकिन धीरे धीरे उनको क्या पता था कि अंग्रेज़ ऐसा करते करते, मदद करते करते हम पे कब्जा कर बैठेंगे। The outcome of the conspiracy of the British was the anarchy in many princely states. अब अंग्रेज़ों की जो कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है साजिश, ये जो साजिश अंग्रेज़ों की थी, इस कारण से बहुत सारे राज्यों के अंदर एनार्की, यानी कि रूल ख़त्म हो गया बिल्कुल। राजा जो था प्रॉपर्ली रूल नहीं कर पा रहा था, एक मतलब जो कानून व्यवस्था सब बिगड़ चुकी थी। द इंडियन रूलर्स गॉट ट्रैप्ड इन इट, और भारतीय रूलर्स इसमें ट्रैप हो गए। यानी कि अंग्रेज़ों का मोटिव यही था कि एनार्की, यानी कि जो सिस्टम से सब कुछ चल रहा है उसको ना चलने दें और फिर इस पर कब्जा कर लें, और भारतीय राजा इसमें फंस गए। और इस तरीके से उनको नहीं पता था कि ये उनका एक षड्यंत्र है। द ब्रिटिश गॉट एन एक्सक्यूज़, फिर अंग्रेज़ों ने एक एक्सक्यूज़ दिया, एक बहाना दिया, और बहाना देकर उन्होंने हमारी स्टेट्स के हमारे अंदरूनी वाक्यों में, कार्यों में उन्होंने इंटरफेयर करना, टांग अड़ाना शुरू कर दिया हमारे अंदरूनी कार्यों के अंदर। उन्होंने कहा कि एनार्की यानी कि जो अराजकता, जो ये आपका जो कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, जो पूरा सिस्टम बिगड़ गया एडमिनिस्ट्रेशन का, हम उसको ठीक करने के लिए आपकी मदद कर रहे हैं। अब राजाओं ने ऐसा करने दिया, और फिर इसी के कारण उन्होंने हमारी बहुत सारी स्टेट को एनेक्स कर लिया। एनेक्स करना मतलब हड़प लिया, अपने अंदर मिला लिया। इसके बाद बर्मा, जिसको आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, और रीजन्स ऑफ पंजाब के कुछ रीजन्स को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। इफ़ द किंग डाइड विदाउट अ सन, अब उनका कारण क्या था? देखो, अगर राजा जो था उसका कोई पुत्र नहीं होता था, यानी कि राजा का कोई बेटा नहीं है, राजा कौन बनेगा? उसका बेटा बनेगा ना। तो अगर राजा का कोई बेटा ही नहीं है तो उस राज्य को कौन संभालेगा? अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं है
तो अंग्रेज़ उस स्टेट को अपने कब्ज़े में ले लेते थे। ही स्टेट वॉज एनेक्स्ड। अब राजा का कोई बेटा ना होने की वजह से वो स्टेट को बोलते थे कि तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इस कारण से ये स्टेट हमारी हो गई। इस तरीके से सतारा, झांसी, नागपुर जैसी कुछ स्टेट्स थी जिनको पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन का शिकार बनाया गया। अब डलहौजी जो थे वो ब्रिटिश ट्रेडर्स की मदद करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उन्होंने ऐसा स्टार्टअप किया कि बड़े ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो अंग्रेज़ लोगों को मिलें। किससे? टी, कॉफ़ी और कॉटन जो है, ये एरियाज़ जहाँ पर टी ज़्यादा उगती है, कॉफ़ी ज़्यादा उगती है, या फिर कॉटन आप जानते हैं भारत में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, तो उन एरियाज़ के अंदर कब्ज़ा किया जाए जहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा उगती हैं, चाय, कॉफ़ी हो गया या फिर कॉटन हो गया। तो ऐसे एरियाज़ के अंदर, ऐसे राज्यों पे कब्ज़ा किया जाए जहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा हैं। To consolidate the British rule in India and to run the administration smoothly, many changes were introduced by Dalhousie in India. अब ब्रिटिश रूल को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए डलहौजी जो थे उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। क्या किए? बदलाव। उन्होंने बहुत सारे बदलाव इंट्रोड्यूस किए। ड्यूरिंग हिज टेन्योर द फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्टेड बिटवीन मुंबई एंड थाने। अब डलहौजी जो हैं उनको एक रिफॉर्मर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी बदलाव भारत के अंदर किए थे। अब इन बदलावों में जैसे कि पहला बताया गया है कि ये सब उन्होंने हमारे लिए नहीं किया था, ये याद रखना, ये सब कुछ किया गया था उन्होंने अपने लिए किया था, अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन अब वो चले गए तो उसके बाद तो हमारे काम आएगा ना। तो पहली रेलवे लाइन स्टार्ट की गई थी मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई और थाने के बीच में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी डलहौजी के कहने पे 1853 में, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद मॉडर्न पोस्टल सिस्टम शुरू किया गया था, फिर वायरलेस सिस्टम शुरू किया गया था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। ये सब चीज़ें की गई थी किसके राज्य में? डलहौजी। ही पास लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज को बैन करने के लिए उन्होंने कानून बनाया। फिर विडो रीमैरिज को भी एडवोकेट किया, यानी कि विधवाओं की जब दोबारा शादी होती है, जैसे ये कुछ कुरीतियाँ थी हमारे समाज के अंदर जो कि उन्होंने ख़त्म की। ये कुछ अच्छे काम किए हमारे लिए। चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह होता है ना छोटे बच्चों का। अभी जैसे आप 8th में हैं तो शायद अब तक तो आपकी शादी हो चुकी है, अगर आप पुराने समय में पैदा हुए होते। तो भारतीय समाज में हम लोग जल्दी शादी कर देते थे, उस समय बाल विवाह बोलते थे जिसको हम। तो बाल विवाह को उन्होंने बैन किया। फिर विडो रीमैरिज यानी कि विधवाओं की जो शादी नहीं की जाती, यानी कि एक बार किसी औरत का पति मर गया तो वो लेडी पूरी ज़िंदगी विधवा बनकर ही रहती थी, लेकिन उन्होंने इसको भी खारिज किया और कहा कि विधवाएं दोबारा शादी कर सकती हैं। तो ये दो चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी की थी। इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम। और एक और चीज़ थी जैसे कि इंग्लिश एजुकेशन यानी कि अंग्रेज़ी एजुकेशन भी भारत में शुरू की गई। तभी तो हमें विदेशी लिटरेचर पढ़ के हम लोगों ने शिक्षा ली और अपने भारत देश को आज़ाद करवाया। और इसी दौरान उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत के अंदर 3 यूनिवर्सिटी शुरू की थी, एक मुंबई में, चेन्नई में और कोलकाता में। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के अंदर भारत में पहली 3 इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश की गई थी। ये सब करने के अंदर किसका हाथ था? ये सब किया गया डलहौजी के द्वारा। और ये कब खोली गई थी? 1857 के अंदर। Thus these reforms were basically for the expansion of British rule and ease in administration। अब ये सब किया गया था ये ब्रिटिश रूल को एक्सपेंड करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए। अब देखिए उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई थी, वो सामान लाने ले जाने के लिए बिछाई थी, हमको ढोने के लिए नहीं कि लोग जाएँ आएँ, हमारे लिए नहीं, वो सामान के लिए थी। तो इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं था। दूसरा पोस्टल सिस्टम, वायरलेस सिस्टम ये शुरू किया था। ये उनको मैसेज भेजना होता था अपने देश इंग्लैंड में, यानी कि उनको बातचीत करनी होती थी इंग्लैंड में, इसलिए उन्होंने शुरू किया था, हमारे लिए नहीं किया था। फिर हाँ, चाइल्ड मैरिज और विडो रीमैरिज ये 2 चीज़ें ज़रूर थी जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद थी। इसके अलावा इंग्लिश एजुकेशन, वो ये नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग इंग्लिश पढ़कर बाद में बहुत ज़्यादा विदेशों में जाकर नौकरियां करें या ऐसा हो। उनका मोटिव था कि जो उनको तो इंग्लिश समझ आती थी अंग्रेज़ों को, तो उनका जो कार्य था पूरे देश को चलाने का कार्य वो इंग्लिश में होता था। लेकिन भारतीय लोग जो थे उनको इंग्लिश आती नहीं थी, तो हमारे जो लोग थे वो उनकी मदद नहीं कर पाते थे। तो हमारे लोगों को वो बड़े पद नहीं देते थे, ऊंची पोस्ट नहीं देते थे, लेकिन फिर भी अब सपोज हमारे लोग जो हैं वो पियन का काम भी कर रहे हैं या छोटा मोटा काम भी कर रहे हैं, तो कम से कम इंग्लिश आएगी तभी उनकी बात समझेंगे ना। इस कारण से उन्होंने भारतीय लोगों को इंग्लिश सिखाने की सोची, इसलिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन भारत में इंट्रोड्यूस की और 3 यूनिवर्सिटीज़ भारत के अंदर खोली। ऑल दो इंडियंस बेनिफिटेड लेटर। अब ये सब जब वो चले गए भारत से तो इसका फ़ायदा हमको मिलने लगा। दे हैड टू सफ़र अ लॉट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश रिफॉर्म्स। और उनके जाने के बाद ये हमारा ज़रूर फ़ायदा हुआ, लेकिन जब उन्होंने ये सब शुरू किया था भारत में, उससे भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा
नुकसान भी हुआ, भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ा। तो ये था हमारा चैप्टर, और बाकी जो चैप्टर है वो हम शुरू करेंगे हमारे अगले वीडियोस के अंदर, तो बने रहिए तब तक मेरे साथ। खैर ये तो एक ही पैराग्राफ बाकी है, तो मैं इसको कंटिन्यू करके ख़त्म ही कर देता हूँ, सॉरी। डिससेटिस्फेक्शन ऑफ पीपल, एक छोटा सा पार्ट है तो इसको हम खत्म कर देते हैं। आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ सब्सिडी अलायंस, डलहौजीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, देखिए सब्सिडी अलायंस सिस्टम था, फिर डलहौजी की एनेक्सेशन पॉलिसी थी, इससे पूरे देश को तहस नहस कर बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान पहुंचा, पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इससे लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन पैदा हो गई, यानी कि लोग खुश नहीं थे, लेकिन लोगों को बड़ा ख़राब लग रहा था, भाई ये सब भारत में रहने के बाद अंग्रेज़ हमारे यहाँ पर व्यापारी बनकर आए हैं और अब तो ये रूल करने बैठे हैं, ये अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहे हैं। तो इस कारण से लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। आपने मूवीज़ देखी होंगी, जैसे क्रांति जो पुरानी मूवी है, फिर मंगल पांडे जो आई थी, ये मूवीज़ के अंदर हमें बताया गया है कि किस प्रकार से भारतीय लोग खुश नहीं थे। अगर आपने मूवीज़ नहीं देखी है तो कोशिश करिएगा ये मूवीज़ देखें। क्रांति जो कि पुरानी मूवी है, बहुत पुरानी मूवी है क्रांति, जिसमें मनोज कुमार वगैरह हैं, और मंगल पांडे जो कि आमिर खान ने इनका मंगल पांडे का रोल निभाया, तो इसमें आपको पता लगेगा किस प्रकार से ये क्रांति की गई। उस समय द पीपल वर सप्रेस्ड अंडर द डिक्टेटोरियल रिजाइम ऑफ द ब्रिटिश। अंग्रेज़ लोगों का जो रूल था वो डिक्टेटरशिप ही था एक तरह से, यानी कि वो अपनी मर्जी करते थे। भारतीय लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य को, अपने इंग्लैंड को प्रॉस्पर करने के लिए जो कुछ भी करना था वो किया। इन एडिशन टू दैट द रिफॉर्म्स मेड बाय डलहौजी एडेड फ्यूल टू फायर। अब जो डलहौजी ने जो रिफॉर्म्स किए, जो बदलाव लाए, वो सब हमारे लिए आग में घी का काम किया भारतीय समाज के लिए। क्योंकि देखिए किसी भी समाज की जो पुराने रीति रिवाज है उनसे छेड़छाड़ करने से लोग दुखी होंगे। जैसे कि उन्होंने हमारे यहाँ पर चाइल्ड मैरिज को बैन किया, विडो रीमैरिज को शुरू किया, तो ये चीज़ें जो थी हमारे समाज के खिलाफ थी उस समय, तो लोग खुश नहीं थे। डिफरेंट पीपल रिएक्टेड डिफरेंटली, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना रिएक्शन दिया, जैसे कि रेलवे के ऊपर भी, फिर पोस्ट की फैसिलिटी के ऊपर भी, टेलीग्राम के लिए भी, और इवन वेस्टर्न एजुकेशन के लिए भी। तो मतलब जो भी विचार थे सब लोगों के अलग, कुछ लोगों को ये ठीक भी लगा होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये सब चीज़ें हमारे धार्मिक रीति रिवाजों से, हमारे जो ट्रेडिशन कल्चर था उससे छेड़छाड़ के तौर पे लगा। जो पुराने लोग थे, जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, ऑर्थोडॉक्स मतलब जो पुरानी सोच वाले लोग थे, वो सोच रहे थे कि अंग्रेज़ जो हैं हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारे कल्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने जो रिफॉर्म्स किए थे वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाने के लिए किए थे, कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो देश को चलाने का सिस्टम है, जो कार्यशैली है, वो स्मूथली चलता रहे। लेकिन भारतीय लोगों को इसमें भी छेड़छाड़ लगी। तो ये जो डिससेटिस्फेक्शन थी, यानी कि जो असंतोष था लोगों के अंदर, इसी के कारण 1857 की क्रांति शुरू हुई। आप जानते हैं ना 1857 की क्रांति, जो कि मंगल पांडे मूवी में दिखाई गई है, झांसी की रानी जिसमें लड़ी थी और मार्टिडम यानी कि शहीदी प्राप्त की थी उन्होंने, झांसी की रानी ने। तो ये सब जो कार्रवाइयाँ हुई, जो पहला जो फ्रीडम स्ट्रगल था भारत की तरफ से, वो सब था इसी दौर में। तो ये था हमारा चैप्टर आज का। होप यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।